नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। बीजेपी का धरना कल। इलेक्शन कमीशन से रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने का मुतालबा किया। लोकसभा इंतखाबात के 8वें मरहले में 7 रियासतों की 64 सीटों पर पोलिंग खत्म। सीमांध्र खित्ते की 175 असेंबली सीटों पर भी वोट डाले गए। लोकसभा की 64 सीटों पर 64% वोटिंग हुई। राहुल गांधी, राबड़ी देवी, रामविलास पासवान, डी पुरंदेश्वरी, एम पल्लम राजू, स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास समेत कई कद्दावर लीडरों की सियासी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद। और मुल्क के सबसे बुजुर्ग वोटरों में 101 साल के अब्दुल समद ने लेह में और 98 साल के श्याम शरण नेगी ने कुन्नौर में वोट डाला और नौजवानों के लिए तहरीक का सबब बने। आदाब, खबरों में आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात से मुताल्लिक सरगर्मियों की। वाराणसी में कल होने वाली मोदी की 2 रैलियों के लिए इजाजत न मिलने के मामले पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया ने मोदी की रैलियों को इस वजह से इजाजत नहीं दी कि मुजव्वज़ा मकामात पर ज्यादा भीड़ हो सकती है। बीजेपी ने इसकी मुखालफत की और इलेक्शन कमीशन से रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने का मुतालबा किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली और यूपी के पार्टी इंचार्ज अमित शाह ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पार्टी लीडरान कल वाराणसी में धरना देंगे। मोदी जी का वाराणसी में रैली करना यहां सुरक्षित नहीं है और इसलिए आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अब एक उम्मीदवार और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो अपने चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर सकता। उसके बाद कहा कि आप एक दूसरे मैदान में चले जाइए जहां 2000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अब यहां सुरक्षित नहीं है तो वहां कैसे सुरक्षित है? लोकसभा इंतखाबात के 8वें मरहले में 7 रियासतों की 64 सीटों पर मजमूई तौर पर 64% वोटिंग पुरअमन खत्म हो गई। इन सीटों के लिए तकरीबन 900 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के सीमांध्र खित्ते में असेंबली की 175 सीटों पर भी आज वोट डाले गए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन बिहार के नक्सल मुतासरा इलाकों में पोलिंग शाम 4 बजे ही खत्म हो गई थी। पुरअमन पोलिंग के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। 8वें मरहले में कई कद्दावर लीडरों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई। इनमें राहुल गांधी, वासुदेव आचार्य, रामविलास पासवान, राबड़ी देवी, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी और राजीव प्रताप रूढ़ी वगैरह अहम हैं। बेनी प्रसाद वर्मा की भी किस्मत का फैसला होना है। मोहम्मद कैफ भी मैदान में है। 8वें मरहले में वोटिंग फीसद की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा और 125 असेंबली सीटों के लिए 76% वोटिंग हुई है, जबकि बिहार की 7 सीटों पर 58, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 65, उत्तर प्रदेश में 15 लोकसभा नशिस्तों पर 56 और जम्मू कश्मीर के 12 मूला और लद्दाख में 50% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। जबकि मगरबी बंगाल की 81% और उत्तराखंड की तमाम 5 लोकसभा नशिस्तों पर 62% पोलिंग दर्ज की गई। इसके अलावा अमेठी में 54.24% रायदही रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस मरहले में मुतादिद अहम उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला होना है। मुल्क को सबसे ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट देने वाले उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के 8वें मरहले में उत्तर प्रदेश में जिन कद्दावर सियासी लीडरों की इंतखाबी किस्मत का फैसला होना है उनमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास, बेनी प्रसाद वर्मा, वरुण गांधी, मोहम्मद कैफ, निर्मल खत्री और दीगर के नाम शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश के सीमांध्र खित्ते की 25 लोकसभा सीटों और 175 असेंबली सीटों के लिए भी आज वोट डाले गए। तेलंगाना की तश्कील और आंध्र प्रदेश की तकसीम के पस मंजर में होने वाले इन इंतखाबात में कई मंजर बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। वहीं कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस भी मैदान में है। राजमपेट सीट पर वाईएसआर कांग्रेस के मिथुन रेड्डी और बीजेपी की उम्मीदवार डी पुरंदेश्वरी के दरमियान कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा लोकसभा हलके में मरकजी वजीर पल्लम राजू ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रियासत की तकसीम के बाद हो रहे यहां के पहले इंतखाबात में सियासी तब्दीलियां मंजर आम पर आई हैं। बिहार की 7 नशिस्तों पर भी आज वोट डाले गए। यहां कई नशिस्तों पर जबरदस्त मुकाबले का इम्कान देखा गया है। महाराजगंज से आरजेडी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह, बीजेपी के जनार्दन सग्रीवाल और जेडीयू के मुनव्वर रंजन सिंह धवल के दरमियान जबरदस्त मुकाबला है। सारण सीट के आरजेडी की राबड़ी देवी और बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी के दरमियान भी कांटे की टक्कर है। हाजीपुर में एलजेपी के सरबराह रामविलास पासवान और जेडीयू के राम सुंदर दास के दरमियान भी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की तमाम 4 लोकसभा नशिस्तों पर पोलिंग हुई। रियासत में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान माना जाता है, लेकिन इस बार वहां पर आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर नशिस्त पर बीजेपी के अनुराग ठाकुर और आम आदमी पार्टी की कमलाकांत बत्रा के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आठवें मरहले में उत्तराखंड की तमाम 5 नशिस्तों पर आज पोलिंग मुकम्मल हो गई। सन 2000 में वजूद में आने के बाद से अब तक उत्तराखंड में 2 लोकसभा इंतखाबात हुए हैं। 2004 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर नजर डालें तो बीजेपी 3 लोकसभा नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक-एक सीट हासिल की। अगर उत्तराखंड में पोलिंग फीसद की बात की जाए तो 2004 के लोकसभा इंतखाबात में 48% तक पोलिंग हुई थी, जबकि 2009 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस ने गैर मुतवक्के तौर पर रियासत की 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। बाद में टेहरी के जिमनी इंतखाब में बीजेपी को कामयाबी मिली। इस बार गढ़वाल सीट पर साबिक वजीर आला भुवन चंद्र खंडूरी और कांग्रेस के हरक सिंह रावत का बीजेपी से भगत सिंह कोशियारी के दरमियान और हरिद्वार में बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस की रेणुका रावत के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखा गया। और आपको बता दें 98 साल के श्याम सरन नेगी ने किन्नौर में वोट डाला और नौजवानों के लिए तहरीक का सबब बने। नेगी 1952 से अभी तक हर आम इंतखाबात में वोट डालते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें इसके लिए सरफराज भी किया है। आज की पोलिंग में जहां बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, वहीं कई उम्र दराज वोटरों ने भी सामने आकर नौजवानों को वोट डालने की तरगीब दी। लेह में 101 साल के अब्दुल समद ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तो ये आप देख रहे थे आम इंतखाबात से मुताल्लिक खबरें। अब
अब रुख अगली खबर का करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार डैम से मुताल्लिक केरल असेंबली के जरिए मंजूर कानून को मनसूख कर दिया है। साथ ही अदालत ने इस कानून को नाफिज करने से भी रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत को डैम की सतह आब में इजाफा करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2006 में तमिलनाडु हुकूमत के जरिए दायर एक अर्जदाश्त पर सुनाया है, जिसमें केरल हुकूमत के जरिए 2006 में आबपाशी और पानी के तहफ्फुज एक्ट में की जाने वाली तरमीम को चैलेंज किया गया है। ये तरमीम डैम की सतह आब को 136 फीट तक करने के लिए की गई थी। तरमीम सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के बाद की गई थी जिसमें अदालत ने तमिलनाडु हुकूमत को डैम की सतह आब 146 फीट तक करने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार डैम की सिक्योरिटी की निगरानी के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। और एक अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी के स्कूलों में नर्सरी दाखिलों का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही हुकूमत से बैन रियासती ट्रांसफर जुमरों के तहत उन 24 तलबा को शामिल करने के लिए कहा है जिनके वालिदैन ने अदालत में दरख्वास्त दी थी। जस्टिस HL दत्तू की सदारत वाली एक बेंच ने 27 फरवरी को दिल्ली हुकूमत के जरिए जारी नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया था, जिसमें बैन रियासती ट्रांसफर यानी कि IST जुमरे को खत्म कर दिया गया था। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि सिर्फ उन 24 तलबा को दाखिला मिलेगा जिनके सरपरस्तों ने अदालत में दरख्वास्त दी थी। अदालत आलिया ने हुकूमत के गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है, जिसमें IST जुमरे के लिए 5 पॉइंट्स मुख्तस किए गए थे। आज के इस फैसले से 5 साल से जारी कानूनी ताअत्तुल खत्म हो गया है और अब शहर के स्कूल दाखिले की कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में हक़ तालीम कानून के तहत तमाम स्कूलों में माशी एतबार से कमज़ोर बच्चों को 25% रिजर्वेशन दिए जाने के आईनी जवाज़ को बरकरार रखा है। अलबत्ता सिर्फ अक़लियती तालीमी इदारे इस कानून की दफ़ात से मुस्तस्ना होंगे। अदालत उज़्मा ने सरकारी इमदाद याफ्ता अक़लियती इदारों को इस कानून से अलग रखा है। और अब खेल के मैदान से कुछ खबरें। IPL सीजन 7 में आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दिल्ली डेयर डेविल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 161 रनों का हदफ दे दिया था, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 10 गेंद बाकी रहते हुए ही हासिल कर लिया। दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के दरमियान जारी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा खबरें मिलने तक किंग्स 11 पंजाब ने 3 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। माफ कीजिए, 173 रन बना लिए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबी नताइज का ऐलान हो गया है। इंतखाबी नताइज के मुताबिक ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर बन गए हैं। मोदी के सदर बनते ही BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के लिए मुकर्रर अहम मुशाहिद जस्टिस NM कासलीवाल और मुशाहिद SP पाठक की मौजूदगी में वोटों की गिनती हुई। तो ये आप देख रहे थे खेल से मुताल्लिक खबरें। और अब बात अदब सकाफत की। मारूफ शायर रविंद्रनाथ टैगोर का आज यौम पैदाइश है। टैगोर की शायरी इंसानी मसाइल और नाजुक एहसासात की तर्जुमानी से इबारत है। एक शायर, कहानीकार, नगमा निगार, मौसीकीकार, ड्रामा निगार, मजमून निगार और मुसव्विर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारतीय सकाफत से मगरबी मुमालिक का तारुफ और मगरबी मुमालिक की सकाफत से भारत का तारुफ कराया और जदीद भारत के गैर मामूली सलाहियतों के फनकार कहलाए। बचपन से ही ज़हीन रविंद्रनाथ ने मुल्की और गैर मुल्की अदब, फलसफा,
सकाफत वगैरह को अपने अंदर समोकर जब उसमें अपने ख्यालात को पेश किया तो कोई शोबा बाकी नहीं रहा। महज 8 साल की उम्र में पहली नज्म लिखने वाले टैगोर ने 16 साल की उम्र में कहानियाँ और ड्रामे लिखने का आगाज कर दिया। आलमी मसावात और इत्तेहाद के हामी टैगोर भ्रम समाजी होने के बावजूद अपने फलसफे में एक अकेले शख्स को अहमियत देते रहे। अपने फन और फिक्र को फरोग देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन का भी कयाम किया। यहाँ उन्होंने भारत और मगरबी रिवायत को जोड़ने की जद्दोजहद की, जो आगे चलकर 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर की मौसीकी से मोहब्बत की बात करें तो उन्होंने भारत में इस फन के गैर महसूस अंदाज को तैयार किया। उन्होंने रविंद्र संगीत नामी मौसीकी की एक नई जहद को पैदा किया। भारत और बांग्लादेश का कौमी तराना तैयार करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया के पहले नोबेल अवार्ड से सरफराज किए जाने का शर्फ हासिल है, जो उन्हें अनमोल शाहकार गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और टैगोर की अदबी खिदमात पर मुबाहिसे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के शूबे उर्दू में उस्ताद हैं। और आपको बता दें कि शहजाद साहब टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन स्कीम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। शहजाद साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रवीन्द्रनाथ टैगोर शायर भी थे, कहानीकार भी थे, नगमा निगार यानी कि कसीर जहत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने हिंदुस्तानी जो सकाफत का जो तहजीब थी उसको उन्होंने मगरबी ममालिक में रूशनास कराया, और जो मगरबी सकाफत थी उसको भारत से उन्होंने रूबरू कराया। कैसे देखते हैं आप उनकी शख्सियत को? रवीन्द्रनाथ टैगोर हमारे उन अदीबों और शायरों में से हैं जिन्हें नोबेल इनाम अदब में पहली बार दिया गया, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। उनकी शायरी में जो सबसे बड़ी बात है, जो मोहब्बत के जो नगमे हैं, उनमें एक अजीब सी मासूम सी आवाज़ है, और एक सादगी से जो शायरी की जाती है अपने लिए, वो सादगी वो शायरी सबों के लिए हो जाती है। टैगोर के पैगाम को और उससे इंसान दोस्ती और फिर ये कि आम लोगों से मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी का जो उन्होंने दर्स दिया, और फिर जिस तरह से इंसान से मोहब्बत करने का सलीका अता किया उन्होंने, और फिर ये कि वहदानियत पर जिस तरह से उनका जोर है, ये सारी बातें वो थी जिसमें कि एक अजीब सी नगमगी थी, एक अजीब सी शीरीनी थी, जिससे उस ज़माने का सारा अहद, सारा ज़माना मुतासिर हुआ, और फिर सारे लोग मुतासिर हुए, और फिर उसके बाद टैगोर के हवाले से एक फ़ज़ा सी बन गई, और तमाम ज़बानों में टैगोर ट्रांसलेट किए गए। और 1940 के बाद उर्दू में भी 1913 में भी जब द सॉन्ग ऑफरिंग्स पर नोबेल इनाम मिला, उसके बाद उर्दू में भी काफ़ी टैगोर आए, और फिर उसके बाद 41 के बाद तो एक सिलसिला कायम हो गया। अच्छा, शांति निकेतन का जो ख्याल था वो उनके दिमाग में कैसे आया? मैं समझता हूँ कि टैगोर एक आम इंसान थे, बड़े ज़मींदार घराने के थे, लेकिन उनकी फ़िक्र और सोच जो है कि आम इंसानी हमदर्दी रखने वाला कि कोई भी शख्स हो सकता है, उनका ये ख्याल था। और उसमें वो किसी भी तरह से आवाम के अंदर एक बेदारी लाना चाहते थे, उन्हें तालीम याफ्ता देखना चाहते थे, और एक पुरसुकून माहौल में इल्मी फ़ज़ा को कायम करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन का क़याम किया। सिर्फ शांति निकेतन ही नहीं, उन्होंने और कई तरह की इस तरह के सोशल प्रोग्राम, समाजी प्रोग्राम, जो रफ़ाही और फलाही प्रोग्राम किए, जिससे कि आम तबके में तालीम हो और वो रोज़गार से जुड़ सके। असल में महज सोचना पड़ेगा कि टैगोर महज एक शायर व अदीब या फनकार नहीं थे, बल्कि वो मौसीक़ार थे, जैसा कि आपने भी बताया है, और फिर नगमा निगार भी थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उनके अंदर एक बच्चे का दिल बसता था, और वो किसी भी शख्स की मजबूरी को, परेशानी को बहुत ही हसास ढंग से महसूस करते थे, और इसे वो अपनी तहरीरों में मुंतकिल करते थे। खा वो उनका नावल गोरा हो, या फिर दूसरे नावल हों, या फिर उनके अफसानों के मजमूए हों, उनका ये सिलसिला। अच्छा, उन्होंने इतना कुछ लिखा, उनकी तमाम तख्लीक़ात थी, उनकी तख्लीक़ात को अभी तक उर्दू में कितना कुछ मुंतकिल किया गया है, या इस सिलसिले में क्या कुछ किया जा रहा है? मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि 1900 अभी जब से मतलब के टैगोर के इंतकाल के बाद जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था टैगोर पर लिखने का, और जब इन पर नोबेल इनाम जो 1913 में जब टैगोर को अदा किया गया, उस वक्त से उर्दू वालों की तवज्जो टैगोर पर हुई है। उर्दू के जितने बड़े राइटर हैं, मैं आपसे नाम लेता हूँ, फराक गोरखपुरी,
सज्जाद ज़हीर, मखदूम मोहिद्दीन और फिर कमर रईस, गोपी चंद नारंग, तमाम लोगों ने, शायर अदीबों ने टैगोर के हवाले से लिखा है। टैगोर के इंतकाल के बाद उनकी जो आवाज़ जो है उर्दू वालों में बहुत सुनी गई। इस वक्त हमारी स्कीम के तहत जो जामिया इस्लामिया में टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन स्कीम है, जिसे वजारत सकाफत हुकूमत हिंद से अता की गई है, मैं ये अर्ज़ करूँ कि जवाहर सरकार साहब जिस ज़माने में वहाँ के सेक्रेटरी थे कल्चर के, उन्होंने ये अता किया था। हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा ये प्लान है कि हम टैगोर की ज़्यादा से ज़्यादा तहरीरों को, मुंतखब तहरीरों को उर्दू में लाएँ। और इसके हवाले से गीतांजलि को हम लोगों ने एक नया तर्जुमा उर्दू में शाया किया है। गोरा भी करीब शाया होगा। टैगोर के अफसाने, टैगोर के ड्रामे, टैगोर के मज़ामीन और टैगोर की खुदनविश सवाने और दूसरी बहुत सारी तहरीरें, 5 किताबें जामिया इस्लामिया ने टैगोर के हवाले से शाया की हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5-7 किताबें, बल्कि 8-9 मेरे मतलब इरादा है कि टैगोर और इकबाल भी शाया हो जाए और दीगर तहरीर भी शाया हो जाए, कि बागबान दोबारा शाया हो। इस तरह से टैगोर को हम उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा मुतारिफ करा सकें। उसकी एक बड़ी वजह भी है कि टैगोर हमारे हिंदुस्तानी तहजीब का वो चमकता दरख्शंदा सितारा है जिसकी चमक से सबों की आंखें खीरा है। और अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो हम अपनी तहजीब, अपने अदब, अपनी सकाफत की कदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अदीबों की कदर करें। और टैगोर तो उन अदीबों में सबसे अजीम, सबसे बड़े और सबसे बरतर हैं। तमाम एजाज़ात से भी सरफराज किया गया है उन्हें। अच्छा, मौजूदा अहद में आप उनकी तहरीरों की क्या मानवियत नज़र आती है? शहरा साहबा, आपने बहुत अहम सवाल किया है कि टैगोर ने इंसान दोस्ती, है ना, और भाईचारगी का मोहब्बत का दर्स दिया है। और उनकी तमाम तहरीरों को पढ़िए तो कहीं भी किसी तरह की कोई तफरका या तफरीक की बात उन्होंने नहीं किया है। और उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी तहजीब की कद्र की है और कद्र करने की बातचीत की है। ये जो हमारा जो मुश्तरका कल्चर है, ये मुश्तरका तहजीब है, ये पूरा असासा जो हमारा है, इसी से हिंदुस्तान की ख़ास शनाख्त है। टैगोर ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तहजीबी बका के लिए, हिंदुस्तान की मुश्तरका कल्चर को कायम रखने के लिए, हिंदुस्तान में मोहब्बत का दरिया बहाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम टैगोर को अच्छी तरह से पढ़ें और इनके पैगाम को आम करें, लोगों को बताएं। इतना बड़ा राइटर, अदीब, वो किस तरह से इंसानी फलाह और मोहब्बत की बातें करता है और मोहब्बत के नगमे हमें सुनाता है, खा वो गीतांजलि हो, खा वो बागबान हो, या उनकी दूसरी नज़में हों, या दूसरी शेरी तख्लीक़ात हों, या दूसरी नसरी तख्लीक़ात हों। हमें मोहब्बत का दर्स, मोहब्बत का पैगाम और आपसी मेल मिलाप का पैगाम टैगोर देते हैं। इसलिए उनका पढ़ना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और तभी हिंदुस्तान मज़ीद तरक्की कर सकता है और इसकी शोहरत दूर आसमान तक पहुँच सकती है और पहुँच रही है। टैगोर के पैगाम को आज पढ़ने की, समझने की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे कि टैगोर की जो खिदमात हैं उनकी बका के लिए आप जो नई नस्ल है उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी एक कोशिश रही है कि मैंने टैगोर के हवाले से इंटर यूनिवर्सिटी एसे कंपटीशन कराया, उसके अलावा दिल्ली की सतह पर मुकाबले, मुबाहिसे के मुकाबले मुनक़िद कराए, उसके अलावा टैगोर की किताबें शाया करा के पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त तकसीम करा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़रूरत है कि जो अच्छी तहरीरें हैं, जो बेहतरीन तख्लीक़ात हैं, उनका मुताला हमारे तालिब इल्म करें। अदीब का कोई मजहब नहीं होता है, अदीब का कोई इलाका नहीं होता है, अदीब का को किसी के ज़ात में बंधन में बांधना हरगिज़ नहीं चाहिए। वो तो एक ऐसा अदीब है जो कि हमारे अंदर की रूह को मुअत्तर करता है, हमें बिल्कुल खुशबुओं से भर देता है। तो हम चाहते हैं अपने बच्चों में भी, नई नस्ल में भी खुशबुओं से उन्हें भर दें और हर तरह की गुमराही से, हर तरह की उलझनों से उन्हें हम दूर रखें और एक शानदार हिंदुस्तान और एक नए हिंदुस्तान की तामीर तश्कील में मिलजुल कर सब साथ दें, सब काम करें। और टैगोर की तहरीरों को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है और नई नस्ल में उनके पैगाम को, जो मोहब्बत का पैगाम है और भाईचारगी का पैगाम है और खुशबू का पैगाम है, और इस तरह से देखिए कि किस तरह से वो एक दूसरे के लिए इज़हार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करते हैं। इसको आम करने की ज़रूरत है और मेरी अपनी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये कोशिशें रंग लाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
चल, तो ये आप देख रहे थे अदब सकाफत से मुताल्लिक खबरें। और अब नजर डाल लेते हैं कुछ अहम इलाकाई खबरों पर। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने आज तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां के अवाम को तहफ्फुज का यकीन दिया। याद रहे कि कोकराझार और बक्सा अजला में भड़के तशद्दुद में कम से कम 32 अफराद हलाक हुए थे। इन हमलों में बोडो इंतहा पसंदों का हाथ होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में एक लड़की की मुबैना जासूसी के मामले में मरकज और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया है। मज़कूरा लड़की के वालिद की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने ये नोटिस जारी किया है। इस अर्जदाश्त में लड़की के वालिद ने इस मामले की जांच रोकने की गुजारिश की है। याद रहे कि जासूसी स्कैंडल में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और उनके दस्त रास्त अमित शाह का नाम सामने आया था। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अभी जेल में ही रहेंगे। अदालत उज़्मा ने कल सुब्रत राय की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सेबी के पास सरमायाकारों के तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए जमा करने के अदालती हुक्म की तामील न करने पर उन्हें जेल भेजने के फैसले को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कर्नाटक हुकूमत के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसके तहत रियासत के तमाम प्राइमरी स्कूलों में जरिए तालीम कन्नड़ जबान को बनाया गया था। अदालत उज़्मा ने कहा कि मादरी जबान को प्राइमरी स्कूल में जरिया तालीम के तौर पर नाफिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। मुल्क के तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 98 बरस के श्याम शरण नेगी ने भी आज वोट डाला। नेगी 1952 से अब तक हर आम इंतखाबात में वोट डालते रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने भी उन्हें सरफराज किया है। जिला मेंढक के दोबाक मंडल में बेमौसम बारिश के बायस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के इस जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश से सैकड़ों एकड़ पर फैली धान, मूंगफली, हल्दी और आम की फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासिरा किसानों से टीआरएस के कायदीन ने मुलाकात की और उनसे इंसाफ करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। गुजरात में सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने गुजरात के साबिक वजीर दाखिला अमित शाह को इशरत जहां फर्जी तसादुम केस में क्लीन चिट दे दी है। और अब एक नजर आलमी खबरों पर। रूस ने यूक्रेन के बहरान के हल के लिए जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि गुज़िश्ता माह अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और रूस के दरमियान होने वाले समझौते को अब तक नाफिज नहीं किया गया है, इसलिए नई बातचीत का कोई मतलब नहीं है। शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने सदर बशारुल असद और उनकी वफादार फौज पर 15 मुख्तलिफ मकामात पर केमियाई हथियारों से 60 से ज्यादा हमले करने का इल्जाम लगाया है। उबूरी हुकूमत के वजीर दिफा असद मुस्तफा ने इल्जाम लगाया है कि असद हुकूमत उन हमलों से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है। ये हमले मुखालिफिन को रोकने के लिए किए गए हैं ताकि वो इक़्तिदार को बदलने में नाकाम हो जाएं। मिस्र की एक अदालत ने माजूल सदर हुस्नी मुबारक की जमात नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के कई रहनुमाओं पर अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। मिस्र के साबिक फौजी सरबराह और सदारती उम्मीदवार फील्ड मार्शल अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा है कि वो मुंतखब होने के बाद इजरायली वजीर आजम का उस वक्त तक खैर मकदम नहीं करेंगे जब तक फिलिस्तीनियों को अमन मुज़ाकरात में रियायतें नहीं मिलेंगी। और अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। शुरू करते हैं शुमाल मगरबी भारत से, जहां जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि बकिया इलाकों का मौसम साफ रहेगा। नजर डाले मशरकी भारत पर तो यहां अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। रुख करते हैं जनूबी भारत का, तो यहाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के इलाकों में बारिश के आसार हैं। बात करें मगरबी भारत की तरफ, तो यहाँ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि गुजरात और सौराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरल, कर्नाटक के कुछ इलाकों और अरुणाचल प्रदेश, आसाम के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उरई में मुल्क का सबसे ज्यादा दर्जाए हरारत 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 4 बड़े शहरों का दर्जाए हरारत आज इस तरह रहा: दिल्ली ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस, मुंबई ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 27 सेल्सियस। मौसम की मालूमात में फिलहाल इतना ही। और खबरों के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से।
नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। बीजेपी का धरना कल। इलेक्शन कमीशन से रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने का किया मुतालबा। लोकसभा इंतखाबात के 8वें मरहले में 7 रियासतों की 64 सीटों पर पोलिंग खत्म। सीमांध्रा खित्ते की 175 असेंबली सीटों पर भी वोट डाले गए। लोकसभा की 64 सीटों पर 64% पोलिंग हुई। राहुल गांधी, राबड़ी देवी, रामविलास पासवान, डी पुरंदेश्वरी, एम पल्लम राजू, स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास समेत कई कद्दावर लीडरों की सियासी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद। और मुल्क के सबसे बुजुर्ग वोटरों में 101 साल के अब्दुल समद ने लेह में और 98 साल के श्याम चरण नेगी ने किन्नौर में वोट डाला और नौजवानों के लिए तहरीक का सबब बने। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। रात 12 बजे फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरें लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।